हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स देखा था। आज हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ है जो प्रोसेस होता है ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, उसको क्या कहते हैं? इनहलेशन। एंड द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कहते हैं एक्सलेशन। सो वन ब्रेथ मीन्स one inhalation plus one exhalation. Okay, so this will complete to form one breath. Breathing एक continuous process है जिसको चलते रहना बहुत ज़रूरी है for the survival. अच्छा, तो ह्यूमन बींग्स में जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इट इज़ कैरिड आउट थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आती है नोज़। नोज़ में दो होल्स होते हैं, वी नो दैट, ठीक है, जिनको कहते हैं नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद देयर इज़ अ पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रल्स, जिसको कहा जाता है नेज़ल पैसेज और नेज़ल कैविटी। ठीक है, जो एयर होती है रेस्पिरेशन के लिए वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर जाती है। द एयर देन गोज इनटू द नेज़ल पैसेज। नेज़ल पैसेज और माउथ कैविटी, इन दोनों को एक बोनी पैलेट सेपरेट करती है, ठीक है, ताकि जब हम खाना खा रहे हों तब भी सांस अंदर जाती रहे, ठीक है, चाहे खाना मुंह में भरा हो, माउथ कैविटी में फिल्ड हो, उसके बाद भी ब्रीदिंग ना रुके। अच्छा, नेज़ल पैसेज में वी ऑल नो दैट इट इज़ लाइंड विथ फाइन हेयर एंड म्यूकस, ठीक है। म्यूकस सिक्रीट करते हैं कौन? ग्लैंड्स, जो कि नेज़ल पैसेज में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? जब हम ब्रीद इन करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स और भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं एयर में, सो दीज विल बी ट्रैप्ड बाय द हेयर एंड म्यूकस। ये आगे ही नहीं जाने देंगे इन इम्प्योरिटीज़ को और क्लीन एयर लंग्स में एंटर करेगी, ठीक है। अच्छा, द पार्ट ऑफ द थ्रोट जो कि माउथ और विंड पाइप के बीच में होता है, ठीक है, उसको कहते हैं फेरिंग्स। अब नेज़ल पैसेज से एयर कहाँ एंटर करेगी? इनटू द फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स से वो विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया कहा जाता है, उसमें एंटर करती है। ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो एयर है नॉस्ट्रल्स से आ रही है वो ट्रैकिया से होके जाएगी। ट्रैकिया कभी भी कोलैप्स नहीं करता, चाहे एयर प्रेजेंट हो उसमें या ना प्रेजेंट हो। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज रिंग्स। ये रिंग्स बनी होती हैं किसकी? कार्टिलेज की। दीज आर कॉल्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। दे प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। जो अपर एंड होता है ट्रैकिया का, उस पे प्रेजेंट होता है एक वॉइस बॉक्स जिसको कहते हैं लैरिंक्स, ठीक है। देन ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक। इट डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स जिनको कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का सिंगुलर होता है ब्रोंकस, तो एक को ब्रोंकस बोलूंगी, दोनों को मिलाकर बोलना होगा तो ब्रोंकाई बोलूंगी, ठीक है। ये दोनों ब्रोंकाई लंग्स से कनेक्टेड होते हैं। लंग्स कहाँ प्रेजेंट है? चेस्ट कैविटी में। इसको थोरेसिक कैविटी भी कहा जाता है। ये एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेटेड होती है। कैसे? एक पार्टीशन, मस्कुलर पार्टीशन, जिसको डायफ्राम कहा जाता है। ये एक शीट है मसल की, ठीक है। लंग्स की कवरिंग को प्लूरा कहा जाता है, PLEURA, प्लूरा। लंग्स को एनक्लोज करती है क्या? रिब केज। रिब केज बोन्स का बना होता है जिसको कहते हैं रिब्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ईच ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स जिनको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड में सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको कहा जाता है एल्वियोलाई। इनकी वॉल बहुत थिन होती है और इसके आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो इजीली गैसियस एक्सचेंज हो पाता है। अच्छा, मैं इससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में हेल्प करती हैं वो चीज़ें क्या क्या हैं? एक तो चेस्ट की मसल्स ऑफ चेस्ट एंड डायफ्राम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में। तो हम पहले वो देख लेते हैं कैसे, फिर उसके बाद हम रोल देखेंगे एल्वियोलाई का इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, सो जब हम ब्रीद इन करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं, उस टाइम पे क्या होता है? जो रिब्स है वो कंट्रैक्ट कर जाती हैं। अब जो रिब केज होगा ना, वो आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करेगा, ठीक।
जो डायफ्राम है वो कंट्रैक्ट कर जाएगा और डाउनवर्ड मूव करेगा। ये जो अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट है रिब केज का और जो डाउनवर्ड मूवमेंट है डायफ्राम का, इसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी में स्पेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब ये स्पेस बढ़ जाएगा तो एयर एकदम से सक होकर कहाँ तक पहुँच जाएगी, लंग्स तक। फिर लंग्स फिल्ड अप हो जाएंगे तो वो एक्सपैंड कर जाएंगे। ठीक है, सो ब्रीदिंग इन में हेल्प हो गया किसका, चेस्ट की मसल्स का और डायफ्राम का। सेम वे ब्रीदिंग आउट में भी ये हेल्प करता है। कैसे, जो रिब्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी, रिब केज डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेगा और डायफ्राम रिलैक्स होके ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये जो मूवमेंट है दोनों का, इसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी में स्पेस है अब वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से जो एयर है वो वापस से लंग्स से बाहर चली जाएगी। सो दिस इज हाउ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट आर हेल्प्ड बाय द मसल्स ऑफ चेस्ट एंड डायफ्राम। अच्छा, अभी हमने देखा था कि ये जो एल्वियोलाई हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बहुत थिन वॉल्ड होते हैं। इनके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और बहुत ईजी हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स। एक नहीं है, मिलियंस एल्वियोलाई हैं। ठीक है, अब क्योंकि इनका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है, तो एक्सचेंज जो है गैसेस का वो मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक है, आपको बता दें, अगर एल्वियोलाई, दोनों लंग्स का एल्वियोलाई अनफोल्ड करें तो करीब 80 स्क्वायर मीटर की जगह कवर कर लेगा। ये आप मान के चल लीजिए, एक टेनिस कोर्ट होता है ना, उतना बड़ा एरिया। इतने ज़्यादा लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो हमने देखा था कि जो ब्रीदिंग इन के टाइम पे एयर जो है वो लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। क्यों, क्योंकि जो एयर प्रेशर है वो चेस्ट कैविटी के अंदर डिक्रीज हो जाता है, तो एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी, तो वो फटाफट से अंदर आके लंग्स तक पहुंच जाती है। फिर लंग्स से थ्रू एल्वियोलाई वो ब्लड तक जाएगी। अब ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और उसको प्रोवाइड करेगा टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, तो सारे सेल्स में डिफ्यूज हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो ये ऑक्सीजन है ये सेल्स में जाके प्रोसेस करवाएगा, रेस्पिरेशन का, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और CO2 भी तो प्रोड्यूस होगा वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसको भी वापस एक्सपेल आउट होना है। तो जो ब्रीदिंग आउट के टाइम पे जो CO2 आया था ये वापस आएगा, ये जाएगा लंग्स एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई से लंग्स, लंग्स से देन इट विल बी एक्सेल्ड आउट थ्रू द नोज। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, दो चीज़ें जो हम लोगों को नोट करनी है ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल, वो क्या है कि जब हम एयर अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर, CO2 बाहर छोड़ते हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज अ रेजिडुअल वॉल्यूम इन द लंग्स। लंग्स कभी भी खाली नहीं रहेंगे। ठीक है, ताकि अच्छा से सफिशेंट टाइम मिल जाए कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके ब्लड के अंदर और CO2 रिलीज हो सके ब्लड से। सो हमेशा लंग्स के अंदर एक रेजिडुअल, एक बचा हुआ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जो CO2 है वो ज़्यादा सोल्यूबल है वाटर में देन ऑक्सीजन, तो ये मोस्टली डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सो CO2 इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड इन द डिज़ोल्व फॉर्म। ठीक है, अच्छा, एक जो नॉर्मल पर्सन होता है, एक एडल्ट मैन जो कि एट रेस्ट है, उसमें जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है वो होता है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, लेकिन जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे आपने देखा होगा एकदम से सांस फूलने लग जाता है, हम बहुत तेज तेज सांस लेने लगते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब कि जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ गया। रैपिड ब्रीदिंग क्यों हो रही है, ताकि हमारे बॉडी के सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, ताकि हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें एक्सरसाइज के टाइम पे। सो हम क्या करेंगे, वी विल ब्रीथ फास्टर आफ्टर एक्सरसाइज सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी जो एक्सरसाइज के टाइम पर हो गई है। अच्छा, एक चीज़ कभी सोचिए आपने कि हम लोग नोज़ के थ्रू ब्रीथ करते हैं, तो हम पानी के अंदर जाके क्यों ब्रीथ नहीं कर पाते? दिस इज़ बिकॉज पानी के अंदर
फ्री ऑक्सीजन नहीं होती है, और हमारे पास गिल्स तो है नहीं फिश की तरह कि हम उसमें से पानी में से ऑक्सीजन को ले सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। इसीलिए जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो हमेशा अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर जाते हैं व्हेन दे गो अंडर द सी, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ और हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अमाउंट होगा ना हीमोग्लोबिन का जो कि प्रेजेंट होना चाहिए ब्लड के अंदर, तो वो है 12 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर। अगर इससे कम होगा हीमोग्लोबिन, मतलब अगर डेफिशिएंसी होगी, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाएगी, इसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ठीक है। बहुत जल्दी सांस फूल जाएगा, टायर्डनेस हो जाएगी, सो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, एनर्जी का लैक हो जाता है, ठीक। जो पर्सन जो ये चीज़ फेस कर रहा होता है वो पेल हो जाता है और वेट लूज करने लगता है, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ जो इससे रिलेटेड है वो मैं आपको बता दूं, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसका क्या मतलब है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे पहले ये बताइए कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है। ये प्रोड्यूस होता है अगर फ्यूल्स को बर्न किया जाए ऑक्सीजन की एब्सेंस में या कमी में, ठीक है। जब लैक होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई होती है एयर की, तो उससे क्या प्रोड्यूस होएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक और तरीका है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोड्यूस होने का, जो हमारा पेट्रोल बर्न करता है कार के इंजन्स के थ्रू, उसकी वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। आपको पता है ये कितना हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए? कैसे? वी नो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इट हैज़ मोर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन को, तो हमारी बॉडी में क्या चीज़ फ्लो करेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे सेल्स को क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो पर्सन है वो ब्रीथ ही नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। और आपको पता है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को लॉन्ग टाइम के लिए इनहेल किया जाए तो अनकॉन्शियस भी हो सकता है पर्सन एंड इवन डाई ड्यू टू ऑक्सीजन स्टारवेशन, ठीक है। अच्छा, अब जो लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ उनको क्या किया जाता है? उनको ऑक्सीजन मास्क दिए जाते हैं ताकि वो ब्रीथ कर सकें, टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग। अगर केसेस बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो वेंटिलेटर पर भी डाल दिया जाता है। वेंटिलेटर में क्या होता है, एक ट्यूब होती है जो कि डायरेक्टली ट्रैकिया से अटैच कर दी जाती है ताकि पेशेंट ब्रीथ कर सके कंफर्टेबली। सो आई होप आपको रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में क्लियर हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। थैंक यू।